आज हम कक्षा 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 मुद्रा और बैंकिंग के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इस इकाई से हमारा कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का 2 प्रश्न यानी हमको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न। यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इकाई सरल है, तो आप इसकी थोड़ी मेहनत से ही आप इसके पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन है। अर्थशास्त्र की अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? हार्टले विदर्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा के मुख्य कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय, लेखा की इकाई, परंतु कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक के द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक व्यापारिक बैंक है। और हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक होने के नाते मुद्रा पूर्ति का नियमन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विनिमय का माध्यम मुद्रा का खालिस्तान कार्य है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक या मुख्य कार्य है। यदि आप प्रमुख कार्य है लिखेंगे तब भी सही होगा, या आप प्राथमिक कार्य भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, साख सृजन में बैंक खालिस्तान जमाएं उत्पन्न करती हैं। व्युत्पन्न या कोष जमाएं या साख जमाएं। परंतु वास्तव में मैं ये बताऊं कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शिक्षक से अवश्य पूछें। भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है उसे हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को मुद्रा उधार देता है। केंद्रीय बैंक सरकार का खालिस्तान होता है। केंद्रीय बैंक सरकार के का बैंक है, एजेंट है और वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तो आप केंद्रीय बैंक सरकार का क्या है? बैंकर भी है और परामर्शदाता भी है। तो आप कोई भी एक उत्तर खालिस्तान में आप लिख सकते हैं। मूल्य मापन मुद्रा का खालिस्तान कार्य है। मूल्य का मापन मुद्रा का प्रमुख या प्राथमिक कार्य है। यहाँ पर भी या प्रमुख आप लिख सकते हैं या प्राथमिक लिख सकते हैं। सत्य असत्य बताइए। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा हमारा बुरा स्वामी। मुद्रा जब तक नियंत्रण में रहती है तब तक तो वह मानव की सेविका के रूप में कार्य करती है, परंतु नियंत्रण से बाहर निकल जाने पर यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। यानी मुद्रा एक अच्छा सेवक तो है, लेकिन जब ये स्वामी बन जाता है तो ये ठीक नहीं है, बुरा स्वामी है। तो ये कथन सत्य है। लोगों को बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। लोगों को बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यदि हम बैंक से यदि हमें अभी जरूरत है एक फ्रिज की, तो हम क्या करते हैं, आसानी से बैंक से ऋण ले लेते हैं और फ्रिज खरीद लेते हैं। तो इस तरह से हमारे बाजार में जब हम बैंक जितनी ज्यादा हमारी आदत होगी तो मार्केट में उतना अधिक पैसा होगा। यदि मुझे घर खरीदना है 40 लाख का, तो मैं अपनी नौकरी की गारंटी देकर अपना 40 लाख में से 30 लाख या 40 लाख रुपए बैंक से ऋण ले सकती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन बैंक की वजह से मुझे सुविधाजनक रूप पे पैसा उपलब्ध हो जाता है। तो हम जितना ज्यादा बैंकिंग की आदत करते हैं तो मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो लोगों को ये क्या बोल रहा है, कम होने पर, तो ये कथन क्या है? असत्य है।
चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है। ये गलत है, चालू खाते पर ब्याज दर ऊंची नहीं होती। अधिविकर्ष केंद्रीय बैंक का उद्देश्य स्वतः लाभ प्राप्त करना है। बैंक में चालू खाता रखने वाले व्यापारी या ग्राहक अपनी जमा रकम से अधिक पैसा जब निकालते हैं उसे अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट तब होता है जब बैंक खाते में शेष राशि से अधिक की निकासी की जाती है। नहीं, बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, केवल ग्राहक को सुविधा प्रदान करना है। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? यदि मेरा खाते में 100 रुपए बैंक में जमा है और मुझे अचानक से 500 रुपए की जरूरत है, तो बैंक मुझे ये सुविधा देगी। यदि मैं एक अच्छा ग्राहक हूँ, सम्मानीय ग्राहक हूँ बैंक का, तो बैंक अपने रिस्क पे मुझे 500 रुपए बैंक से ऋण दे देगी, जबकि मेरे खाते में केवल कितना है? 100 रुपए है। यही कहलाता है ओवरड्राफ्ट। अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए के में जो जितने मैक्सिमम प्रश्न है वो मुद्रा के कार्य से संबंधित हैं, इसीलिए आप पहले देख लीजिए कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा के प्राथमिक व मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। सहायक कार्य कौन से हैं? भावी भुगतान का आधार, मूल्य संचय का आधार और क्रय शक्ति का हस्तांतरण। और आकस्मिक कार्य है साख का आधार, आय के वितरण में सहायक, पूंजी के सामान्य रूप का आधार। इच्छा का वाहक है, तरल संपत्ति के रूप में हम मुद्रा को रख सकते हैं और भुगतान क्षमता का सूचक है। ये स्लाइड के सभी कार्य आप लिख लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न और है हमारा, मुद्रा के कार्य लिखिए। और सही जोड़ी भी आपको तभी बनेगी जब आप ये कार्यों को अलग अलग आप कॉपी में लिख लेंगे। सही जोड़ी बनाइए। मुद्रा का प्राथमिक कार्य। मुद्रा का प्राथमिक कार्य अभी हमने देखा था, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा? मूल्य का मापक। मुद्रा के गौण कार्य, स्थगित भुगतान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हमारा दूसरा हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा का आकस्मिक कार्य। मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या थे? मुद्रा साख का आधार है, सामाजिक आय का वितरण। तो हमारा जो तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक आय का वितरण। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने जो कहा था कि पिछली स्लाइड में आप कार्य अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको ये सही विकल्प अपने आप बन जाएंगे। मुद्रा के अन्य कार्य, निर्णय का वाहक, भुगतान स्थिति का सूचक और तरलता दायकता था। तो ये जो हमारा चौथे का उत्तर क्या होगा यहाँ पे? तरलता दायकता। अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट अर्थात जमा से अधिक पैसा ग्राहक को देना, यह एक अस्थायी व्यवस्था है। व्यापारिक बैंक अपने प्रतिष्ठित साख वाले व्यापारियों या ग्राहकों को ही ये उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से ये एक अस्थायी व्यवस्था है। नगद साख, ये भी एक स्थायी व्यवस्था है। नगद साख देना कौन सी व्यवस्था है? एक स्थायी व्यवस्था है। तो इस तरह से ये आप उत्तर लिख सकते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक अच्छी मुद्रा में अनेक गुण होना आवश्यक है। कौन कौन से? सुपरिचयता, सामान्य स्वीकृति, वहनीयता, उपयोगिता, टिकाऊपन, विभाज्यता, मूल्य स्थायित्व। यानी जितने भी मुद्रा के गुण हैं आप कोई भी एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, सभी उसके उत्तर सही होंगे। व्यक्तियों की बैंकों में किन जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता? मुद्रा की पूर्ति से आशय घरेलू मुद्रा की कुल मात्रा से होता है। मुद्रा की पूर्ति में लोगों के पास कुल करेंसी और लोगों की बैंकों में कुल मांग जमाओं को शामिल किया जाता है, परंतु लोगों की बैंकों में मियादी या समय जमाओं या फिक्स डिपॉजिट को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो विशेष परिस्थिति को छोड़कर समय पूरा होने पर ही हम इसको पैसा निकाल सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? मुद्रा की पूर्ति, आज मेरे पास यदि 5,000 रुपए चालू खाते में बैंक में है
तो ये मुद्रा की पूर्ति में शामिल होगा, क्योंकि ये 5,000 रुपए और 5,000 रुपए मेरे फिक्स डिपॉजिट में है। ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये 5,000, ये जो मेरा फिक्स डिपॉजिट का पैसा है, समय जमाओं का पैसा है, ये मेरा 5 साल के बाद निकलेगा, अर्थात ये अभी हमारे उपयोग का नहीं है। साख का निर्माण कौन करता है? साख का निर्माण कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक भी करते हैं और व्यापारिक बैंक भी करते। वाणिज्यिक बैंक भी लिख सकते हो या व्यापारिक बैंक, दोनों एक ही बात है, या वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है? भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था को न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था कहते हैं। समस्त जारी की गई करेंसी के पीछे न्यूनतम सोना एवं विदेशी मुद्रा सुरक्षित कोष में रखे जाते हैं। सुरक्षित कोष में सोने की मात्रा न्यूनतम 115 करोड़ रुपए की होती है। तो हमारे देश में जो नोट छपते हैं वो किस प्रणाली के आधार पर होते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे है? एक देश के केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। भारत में 1 रुपए का नोट एवं सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी होते हैं और जितने कागजी नोट हैं सरकार आरबीआई निकालती है, यानी केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है। तो हमारे देश में सरकार को भी नोट, चूंकि सरकार 1 रुपए का नोट निकालती है तो कागजी मुद्रा का नोट दोनों निकालते हैं। हमारे यहाँ सरकार भी निकालती है। ये देखिए आप, 1 रुपए का नोट, ये लिखा हुआ है। आप आज घर में देखिए कि 1 रुपए का यदि नोट है आपके पास तो उसमें लिखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें वित्त सचिव के सिग्नेचर हैं। जबकि 1 रुपए से ऊपर जितने नोट हैं उस पर भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी इस पर, इसका अधिकार किसको है? ये कागजी नोट कौन निकालता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आप अपने मन में एक विचार करो कि प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं थी तब लोग कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। यदि ये किसान है, किसान के यहाँ धान का उत्पादन हो रहा है, अब इसे यदि शक्कर चाहिए तो शक्कर ये कैसे खरीदेगा? या इसे टमाटर चाहिए या नारियल का तेल खरीदना है, या इसका बच्चा बीमार है और इसको हॉस्पिटल जाना है, तो ये किस तरह से भुगतान करेगा? कोई फ्री में तो टमाटर देगा नहीं किसान को, या नारियल का तेल फ्री में तो नहीं मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये अपनी सेवाओं के बदले में धान देगा, सेवाएं देगा, और ये इसके बदले में इसको धान देगा, या ये धान के बदले टमाटर खरीदेगा और टमाटर वाला धान लेगा। तो इस तरह से ये जो विनिमय होता है, वस्तुओं का विनिमय, ये कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। यदि हम चावल के बदले नमक, चावल के बदले तेल, या चावल के बदले में हम टमाटर खरीद रहे हैं या डॉक्टर की सेवाएं ले रहे हैं, जब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का विनिमय किया जाता है, इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पर आधारित है। यदि ये धान वाला है और ये टमाटर वाला है, जब इनको यदि आपस में अपनी वस्तुएं बदलना है तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा कि ये कितने धान के बदले में कितने किलो टमाटर देगा। जैसे अनाज के बदले कपड़ा, चावल के बदले दूध। इसी का एक प्रश्न और है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? इसका उत्तर भी यही है। जब एक किसान है, किसान के बदले से सब्जियां चाहिए है, यदि ये धान का उत्पादक है, धान के बदले सब्जी लेगा। ये गेहूं का उत्पादक है तो गेहूं के बदले क्या लेगा? ये सब्जियां। इस तरह से जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु और आपस में अदला बदली की जाती है, इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाई आती थी। पहला है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान की कठिनाई, मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई।
और 5वां है हमारा वस्तु विभाजन की समस्या। इसको हम थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके 4 अंकों के प्रश्न, 4 अंक में से ये वाला प्रश्न है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकता के दोहरे संयोग की से अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों को ऐसी दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसका वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के लिए इच्छुक होते हैं, किंतु यह सदैव इतना सरल नहीं होता। जैसे ये गाय बेचने वाला है और ये घोड़ा बेचने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको गाय बेचना है और इसको घोड़ा खरीदना है, परंतु घोड़े वाले को गाय नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस कंडीशन में विनिमय संभव नहीं होगा क्योंकि गाय वाले को तो घोड़ा चाहिए है परंतु घोड़े वाले को गाय नहीं चाहिए। तो इस तरह की समस्या अक्सर आती थी कि जैसे धान वाले को टमाटर चाहिए था परंतु टमाटर वाले को धान नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, गेहूं चाहिए था। तो कहने का मतलब है वस्तु विनिमय में क्या समस्या आती थी, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग मिलना कठिन होता था। वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य जानने के लिए, तुलना करने के लिए सर्वमान्य मानक नहीं है। जैसे चावल के बदले कपड़ा, इसका कोई निश्चित सर्वमान्य मापक वस्तु विनिमय में नहीं होता, अतः विनिमय करने में कठिनाई आती है। जैसे अब ये चावल वाले को कपड़ा चाहिए और कपड़े वाले को मान लो चावल चाहिए। अब ये चावल कितने किलो चावल देगा तो इसको कितने मीटर कपड़ा मिलेगा, या ये कितने मीटर कपड़ा देने पर इसको कितना चावल मिलेगा, ये मुख्य समस्या आती थी क्योंकि इसका मूल्य और इनका मूल्य किस मुद्रा में नापे। हमारे पास तो रुपए है तो हम आसानी से बता देते हैं कि ये चावल 50 रुपए किलो है या ये 300 रुपए मीटर कपड़ा है। तो जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु के मूल्य को मापने की भी कठिनाई आती थी। भविष्य में किया जाने वाले भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय में वस्तुओं का भविष्य में किया जाने वाला भुगतान में कठिनाई होती है। जैसे कैसे मैं भुगतान करूं, मैंने गेहूं चावल खरीद लिया 1 क्विंटल, क्या मैं उसका भुगतान 1 साल के बाद सोने में करूं, या ये मैंने सोना खरीद लिया तो मैं कितने किलो चावल दूं और कितने किलो गेहूं दूं भविष्य में। इस तरह से जब भी कभी लेन-देन होता था तो भविष्य में यदि हम उधारी ले रहे हैं तो ये उधारी चुकाने की समस्या थी कि भविष्य में मुझे कितना और किस वस्तु के रूप में मुझे इसका भुगतान करना है। मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई। वस्तु विनिमय में मूल्य का संचय वस्तुओं के संचय के रूप में हो सकता था क्योंकि मुद्रा नहीं है। मुद्रा नहीं है तो हम वस्तुओं का संचय करेंगे। अब वस्तुओं के संचय में क्या कठिनाई होती थी, अधिक स्थान घेरता है, कई वस्तुएं नाशवान होती हैं और भविष्य में मूल्य में भी अंतर आ सकता है। जैसे मेरे पास धान का उत्पादन हो रहा है, क्या मैं अपने बच्चों के लिए अगले 30 साल के लिए धान का संचय कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मैं एक कपड़ा बनाने वाली हूँ, क्या मैं अगली पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के लिए कपड़ों का स्टोर कर सकते हैं हम? साइकिल हम बना रहे हैं तो क्या इनका स्टोर कर सकते हैं? मेरे घर जो फल हो रहे हैं, क्या मैं अपने नाती पोतों के लिए फल का संचय कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अब मुद्रा है तो हम इनको बेचकर पैसे हम कहाँ जमा कर देते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। ये खराब नहीं होता, ये जगह नहीं घेरता, इसका मूल्य बढ़ता ही है, कम नहीं होता। परंतु जब वस्तुएं होती थी तो इनका संचय करने में बहुत अधिक कठिनाई आती थी। वस्तु विभाजन की समस्या। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं हो सकता, उनके विभाजन में उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। यहाँ मैंने ये लिखा है, इसको आप मत लिखिए, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये 5 पॉइंट में से आप कोई भी 4 पॉइंट लिख लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। बार बार मैं कहती हूँ क्योंकि एग्जाम के दिन आप वीडियो से नहीं समझ सकते, आपको नोट्स से रिविजन करना पड़ेगा। जैसे ये गेहूं है मान लो और मुझे मूर्ति चाहिए है, मुझे कितना चाहिए है, मूर्ति चाहिए है। यदि ये मूर्ति वाला हनुमान जी की जो मूर्ति है, इसके बदले वो मुझे 400 क्विंटल गेहूं मांग रहा है। कितना गेहूं? 400 क्विंटल। और मेरे पास केवल कितना गेहूं है? 300 क्विंटल है। अब क्या मैं हनुमान जी की मूर्ति को तोड़कर या इसका हनुमान जी का की कौन सी चीज में 300
बोरे गेहूं मैं खरीद सकती हूँ, क्योंकि ये तो मूर्ति को हम विभाजित नहीं कर सकते। हमको खरीदना पड़ेगा तो पूरी मूर्ति लेना पड़ेगा और इसका मूल्य 400 क्विंटल 400 किलोग्राम गेहूं हमको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, अविभाज्य होती हैं, जिसका वस्तु विनिमय बहुत कठिन हो जाता था। मुद्रा का अर्थ समझाइए। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा मोनेटा शब्द से बना है। इसकी परिभाषा है, नेप एक अर्थशास्त्री है, इनने दिया है कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित की जाए उसे हम मुद्रा कहते हैं। यानी कोई भी मतलब एक आप देखते हैं एटीएम कार्ड, ये भी मुद्रा के रूप में कार्य करती है। आप कितने सारे डेबिट कार्ड देखते हैं जो सरकार मान्यता प्रदान करती है, तो ये भी किसके रूप में कार्य करते हैं, मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। मुद्रा वह है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। ये सेलिगमैन ने ये परिभाषा दी है। आप सभी देखे हैं कि मुद्रा ये हमारे देश में कौन कौन से है, धातु मुद्रा चलती है, कागजी मुद्रा चलती है और आजकल ये कार्ड पेमेंट चलता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप सभी करते हैं ना, तो ये सभी किसका रूप है, मुद्रा का रूप है। मुद्रा की मांग किसे कहते हैं? प्रोफेसर केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य के लिए की जाती है। मुद्रा की मांग यानी पैसे की डिमांड हम क्यों करते हैं? सबसे पहला है, हमको बाजार जाना है, खरीदना है सामान, तो हम मुद्रा की मांग करेंगे। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग करेंगे और सतर्कता के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। सतर्कता से मतलब क्या है कि हम भविष्य में हम मुद्रा को सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि मेरे को आने वाले समय में हो सकता है कि मेरी नौकरी ना हो, मैं रिटायर हो जाऊं तो मुझे पैसे की आवश्यकता हो, तो ज्यादातर व्यक्ति सतर्कता के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। तो इस तरह से मुद्रा की मांग किसे कहते हैं? जब हम अपने उपयोग के लिए पैसे की मांग करते हैं उसे हम मुद्रा की मांग कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति को समझाइए। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। मुद्रा की पूर्ति किसी एक समय पर जनता के पास रखे मुद्रा के स्टॉक से है। मुद्रा की पूर्ति जनता के पास रखे मुद्रा के स्टॉक से है। यानी जब जनता के पास, यानी हमारे पास पूरे देश में जितना पैसा है आज, वो क्या कहलाएगा? मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति में केवल उस स्टॉक को शामिल किया जाता है जो सामान्य जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास है, ना कि मुद्रा के उत्पादक जैसे सरकार, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक। मुद्रा की पूर्ति से मतलब आप सीधे सीधे बैंक से मत लगाना कि बैंक में तो बहुत पैसा है यानी मुद्रा की पूर्ति है। मुद्रा की पूर्ति केवल जो जनता होती है, जनता के पास जो पैसा होता है उसे ही हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल करते हैं। बैंक तो उत्पादक है मुद्रा का, इसीलिए बैंक में रखी मुद्रा को हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करते। सीमित विधिग्राह मुद्रा से क्या आशा है? सीमित यानी लिमिटेड। सीमित विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसको एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। इस निश्चित सीमा से अधिक मुद्रा लेने से व्यक्ति इनकार कर दे तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में सिक्के सीमित विधिग्राह हैं, जबकि कागजी नोट होते हैं वो असीमित विधिग्राह हैं। सिक्कों का प्रयोग हम एक सीमा तक ही कर सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न को बहुत आसानी से आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि मेरे को किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए देना है, मैंने किसी से उधार लिया था, मैं 5,000 रुपए के सिक्के यदि उस व्यक्ति को दूं तो वह सिक्कों को लेने से मना कर सकता है। जैसे भारत में 100 रुपए तक के हम चिल्लर किसी को बाध्य कर सकते हैं, 100 रुपए तक की चिल्लर हमने दे दी, लेकिन यदि मैं सोचूं कि 5,000 रुपए तक के मैं पूरे सिक्के उसको दूं तो वह लेने से मना कर सकता है। वो कानूनी सलाह भी ले सकता है कि मैं इस व्यक्ति से चिल्लर नहीं लूंगा। जबकि हमारे देश में जो नोट होते हैं वो नोट हमारे असीमित विधिग्राह है। हम चाहे तो 5 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट 5,000 रुपए तक दे सकते हैं या कितने रुपए भी दे सकते हैं। तो जो हमारे देश में सिक्के हैं वो सीमित विधिग्राह मुद्रा में आते हैं, जबकि जो नोट होते हैं, कागजी नोट होते हैं, वो असीमित विधिग्राह मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मुद्रा के कार्य।
ये पहले भी मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी, इसीलिए तब कहा था कि आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इतनी मुद्रा के कार्य हैं। आपको 4 अंक का प्रश्न लिखना है, तो आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा ने विनिमय माध्यम का कार्य करके विनिमय की कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है। मुद्रा के आविष्कार ने सरल और सहज बना दिया है। देखिए, मुद्रा जब से हो गई है, हम आसानी से कोई भी वस्तु आसानी से बाजार में जाकर खरीद सकते हैं। जो वस्तु विनिमय में समस्या आती थी ना, कि गाय के बदले में घोड़ा खरीदना है, लेकिन घोड़े वाले को गाय नहीं खरीदना है, तो कितनी बड़ी समस्या थी। परंतु जब हमारे पास मुद्रा आ गई है, तो ये हमारे विनिमय को बहुत आसान बना दिया है। मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को मापने का है। आजकल प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा के मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य सुगम हो गया है, यानी सरल हो गया है। उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने में सरलता होती है। ये पेन कितने का, कार कितने की है, एप्पल का क्या रेट है। यदि वस्तु विनिमय था तो परेशानी थी, परंतु आजकल मुद्रा हो गई है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये पेन का मूल्य 100 रुपए है, कार का मूल्य 4 लाख है, ये एप्पल जो है, सेब है, वो 150 रुपीज केजी है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु का मूल्य हम सरलता से माप सकते हैं। भावी भुगतान का आधार। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के इस कार्य से यह संभव हो गया है कि भविष्य में भुगतान को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा के अभाव में लिया गया उधार वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ही लौटाया जाता था, जिसमें अनेक समस्याएं थी। हमने वस्तु विनिमय में देखा था ना, कि भविष्य में हम किस प्रकार से भुगतान करें, परंतु मुद्रा के आने से यह बहुत सुविधाजनक हो गया है। जैसे मुझे घर खरीदना है, अब मैं भविष्य में इसको कैसे मासिक किस्त में जमा करूं। मैंने 40 लाख रुपए का घर के लिए लोन ले लिया है। अब मैं हर महीने कितने रुपए उधार दूं। हर महीने मैं 5,000 रुपए महीना कटवा सकती हूँ अपने तनख्वाह से, या 15,000 रुपए कटवा सकती हूँ। इस तरह जब मुद्रा के आने से ये जो भुगतान है, ये हमारा बहुत आसान हो गया है। मूल्य संचय का आधार। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति धन को वस्तुओं के रूप में बहुत दिनों तक रख सकता है, क्योंकि इनके शीघ्र नष्ट होने की आशंका रहती थी। वस्तुओं के सिक्के तथा नोटों के रूप में धन का संचय अनेक वर्षों तक किया जा सकता है। मुद्रा का मूल्य अधिक स्थिर रहता है तथा मुद्रा को किसी भी समय बिना किसी कठिनाई के वस्तुओं और सेवाओं के रूप में बदला जा सकता है। यदि मेरे पास बैंक में पैसा है या मेरे घर में नोट है, तो ये कई वर्षों तक खराब नहीं होंगे। जबकि वस्तु विनिमय में मैंने देखा था कि चावल मैं कई वर्षों तक स्टोर नहीं कर सकती। अभी मेरे पास यदि मुद्रा है, तो मैं उसे बाजार में जब चाहे, जो वस्तु चाहे या जो भी सेवाएं यदि मैं चाहती हूँ, तो तुरंत आसानी से खरीद सकती हूँ। तो मुद्रा के वजह से हमारा मूल्य संचय भी बहुत आसान हो गया है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण। देखिए, पॉइंट यहाँ बहुत हैं। आपको जो सरल लग रहा है, जो आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि परीक्षा का समय कम है, आप कोई भी 4 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, उनको आप लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इतना डिटेल में लिखें। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आपको ज्यादा पॉइंट समझा दे रही हूँ कि आपको जो समझ में आए और उससे आप अपनी भाषा में किस तरह से लिख पाएंगे, तो आप उनको अपनी कॉपी में अभी से नोट्स बना लीजिए। क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी फैक्ट्री को दिल्ली में बेचकर इंदौर में जाकर घर बनवा सकता है। ऐसा केवल किसके कारण संभव हुआ है? मुद्रा के कारण संभव हुआ है। किसके कारण संभव हुआ है? मुद्रा के कारण। मैं अपने बेटी को 5 लाख रुपए देना चाहती हूँ। मैं आसानी से बैंक में क्या कर दूंगी, उसके नाम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। तो यानी क्रय शक्ति आसानी से हस्तांतरित हो गई। मैं जो सामान 5 लाख में खरीदने वाली थी, अब वो आराम से खरीद सकती है। ये फैक्ट्री मेरी दिल्ली में थी, इसको मैंने 50 लाख में बेचा और ये 50 लाख का इंदौर में आसानी से मकान बनवा लिया। ये सब किसके कारण संभव हुआ है? मुद्रा के कारण।
मुद्रा के आकस्मिक कार्य, साख का आधार। आज के युग में साख मुद्रा का महत्व मुद्रा के महत्व से भी अधिक हो गया है। आज का समस्त औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियां साख मुद्रा की आधारशिला पर टिकी हैं। आज सभी देशों में साख पत्रों का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। अभी परसों बजट आया है जिसमें हमारे देश में भी केंद्रीय बैंक ने या हमारे बजट में ये घोषणा हुई है कि अब हम ऑनलाइन या नेट बैंकिंग, कैश बैंकिंग को हम प्रमोट करेंगे। उसका एक अलग आधार जिससे कि हमको कागजी मुद्रा और धातु मुद्रा की कम से कम जरूरत पड़े। तो हमारे देश में इतने प्रकार के अलग अलग कंपनियां अपने अपने कार्ड निकालती हैं जिनको सरकार के द्वारा इनको परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये अपने घर में कोई कार्ड बना लिया और वो मुद्रा के रूप में प्रचलन में आ जाएगा। इसको किससे? सरकार से परमिशन, केंद्रीय बैंक से परमिशन लेना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे देश में जितना ये जो साख है इसका आधार भी मुद्रा है। मुद्रा एक बुरा स्वामी है, क्या आप सहमत हैं? मुद्रा हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं पर इस प्रकार छा गई है कि मुद्रा हमारे अधीन ना रहकर हम ही मुद्रा के अधीन हो गए। यानी हम किसके अधीन हो गए? हम, मुद्रा हमारे लिए नहीं है बल्कि हम मुद्रा पर निर्भर हो गए हैं। यह हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए एक साधन मात्र है, किंतु आज मुद्रा कमाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। हमारे जीवन की सुख शांति का एकमात्र आधार मुद्रा बन गया है। अतः यह कहना पड़ रहा है कि मुद्रा आज हमारी सेविका नहीं है बल्कि हमारी स्वामी बन गई है। हम कहते हैं या हमारे बड़ों से आप सुनते होंगे अपने मम्मी पापा से कि आज हर व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? मुद्रा के पीछे भाग रहा। उसके लिए पहले जो मुद्रा थी हमारी सुविधाओं के लिए थी, परंतु हम आजकल केवल किसके पीछे भाग रहे हैं? मुद्रा के पीछे, कि यदि मुद्रा है तो ही हमारा जीवन सुखमय है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारी सेविका नहीं है बल्कि हमारी बॉस बन गई है, स्वामी बन गई है। मुद्रा जब तक नियंत्रण में रहती है तब तक तो मानव की सेविका के रूप में कार्य करती है, परंतु नियंत्रण से बाहर निकल जाने पर यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होती है। मुद्रा मानव के स्वामी बन जाती है। मुद्रा की तुलना में मनुष्य का स्थान गौण हो जाता है। आजकल कहते हैं ना कि हर कुछ पैसा है, ना बेटा, ना बाप, ना रिश्ते, कुछ नहीं है। हर कोई केवल किससे जुड़ा हुआ है? पैसे से, स्वार्थ से। स्वार्थ मतलब केवल पैसे से। तो ये जो सेंटेंस का कहने का यही मतलब है कि हमारा बॉस मुद्रा है और हम सब किसके गुलाम हैं? मुद्रा के गुलाम हैं। इस प्रश्न के उत्तर ये भी 4 अंक का प्रश्न है। यदि आपको और डिटेल में लिखना है तो आप मुद्रा के जो दोष दिए हुए हैं इनको भी आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में, क्योंकि 4 अंक के प्रश्न में आपको 120 शब्दों पे लिखना है उत्तर। तो आप इन पॉइंट को भी लिख के इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं कि मुद्रा के कारण व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। मुद्रा के कारण ही बहुत अधिक उत्पादन, इतना आप बाजार देख रहे हैं, इतनी वैरायटी देख रहे हैं, ये सब किसके कारण है? मुद्रा के कारण। पूंजीवाद प्रभावी हो जाता है मुद्रा के कारण। अनेक सामाजिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चोरी है, डकैती है। आप सुनते होंगे कि आपस में रिश्ते खराब हो जाते हैं मुद्रा के कारण। लोग अपने माता पिता को नहीं पूछते हैं कि उसने अपने छोटे बेटे को ज्यादा संपत्ति दे दी। तो ये सब किसके कारण है? मुद्रा के कारण है। तो आप चाहें इन पॉइंट को भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं। मुद्रा का महत्व बताइए। आधुनिक आर्थिक जीवन में हम मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारा उपभोग क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं में उपभोग का पहला स्थान है। मनुष्य जिस वस्तु का उपयोग करना चाहता है वह वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, और कीमत का निर्धारण किससे होता है? मुद्रा से होता है। उपभोग क्षेत्र बिना मुद्रा के संभव नहीं है। उत्पादन क्षेत्र। आधुनिक युग में उत्पादन के ये जो साधन है, भूमि है, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस का, इन पांचों को मिलकर ही हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इन सभी तत्वों
का मूल्य का निर्धारण भी मुद्रा के रूप में किया जाता है। अतः उत्पादन की कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं होती है। तीसरा है विनिमय क्षेत्र। वस्तुओं के उत्पादन के बाद उसका विक्रय करना होता है, यानी बेचना होता है। मुद्रा प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान लगाने में सहायक होती है। जैसे मैंने गेहूं का उत्पादन किया, अब ये गेहूं का उत्पादन किया, अब मैं पूरा गेहूं तो अपने घर में नहीं रखूंगी, इसको बाजार में भी बेचूंगी। अब इसकी लागत कितनी आई थी और मैं इसका मूल्य क्या रखूं, तभी तो मैं बाजार में बेचूंगी। मैंने गेहूं को बेचने गई तो मेरे से व्यापारी हो या ग्राहक हो, ये तो पूछेगा आप कितने रुपए क्विंटल आप गेहूं देने वाले हैं। तो ये जो आकलन है, ये जो विनिमय है, इसका आधार भी मुद्रा है। बिना मुद्रा के हम बाजार में विनिमय नहीं कर सकते। वितरण क्षेत्र, वितरण भी बिना मुद्रा के नहीं होगा। उत्पत्ति के जितने साधन है, भूमि को क्या चाहिए है, लगान चाहिए, पूंजी को ब्याज चाहिए, श्रमिक को तनख्वाह या मजदूरी चाहिए, संगठन को वेतन और साहसी का लाभ का निर्धारण, इन सब को भी मुद्रा के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं। अब मैं किसी के घर काम कर रही हूँ या स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मेरा वेतन जो होगा, मेरी मजदूरी जो होगा, वो किसके रूप में होगा, मुद्रा के रूप में होगा। तो जो वितरण होगा ये भी मुद्रा के रूप में होगा। और अंतिम में हमारा मुद्रा का महत्व में राजस्व क्षेत्र। आप सरकार की इतनी योजनाएं देखते हैं, आपका सरकारी स्कूल है, सड़क है, हॉस्पिटल है, ट्रेन है, और जैसे अभी कोविड था तो फ्री में आपको कितने लोगों को अनाज दिया जा रहा था। तो ये जितने काम हैं, जितने कल्याणकारी काम हैं, ये जितना सरकारी खर्च है, ये सब किसके रूप में होता है, मुद्रा के रूप में होता है। यदि मुद्रा नहीं होती तो ये कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो सकते थे। अंतिम प्रश्न है, एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुणों को लिखिए। देखिए, मैं अभी प्रश्न थोड़े ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि परीक्षा का समय कम है और आपको परीक्षा के पहले पूरा कोर्स भी उपलब्ध कराना है। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम एग्जाम के पहले करा दीजिए। मेरा मन तो नहीं होता है इतने सारे प्रश्नों को एक साथ करने का, परंतु फिर भी आपके पास भी समय सीमित बचा है। इसका मैं पार्ट 2 में बाकी जितने प्रश्न हैं बैंक से संबंधित 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करा दूंगी। एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुणों को लिखिए। एक अच्छी मुद्रा के निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला है सुपरिचयता। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसकी पहचान जन साधारण आसानी से कर सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो जाली मुद्रा का सदैव भय बना रहेगा। यहाँ पे भय लिखना चाहिए या डर सदैव बना रहेगा। सुपरिचयता यानी मुद्रा को हम आसानी से पहचान लें। आप 500 का नोट है, उसकी पहचान आपको यदि नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति नकली नोट आपको पकड़ाकर चला जाएगा। तो एक मुद्रा में क्या गुण होना चाहिए कि ऐसी होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसको आसानी से पहचान सके। वहनीयता यानी आप आसानी से एक स्थान पर से दूसरे स्थान ले जा सकें। यदि 500 का नोट आपके एक A4 साइज पेपर के बराबर हो, बहुत बड़ा हो, रजिस्टर के पेज के बराबर हो, तो आपको परेशानी होगी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। तो एक अच्छी मुद्रा कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकें। टिकाऊपन, ये भी आप समझ गए होंगे कि मुद्रा कैसी होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ये 500 का नोट पिछले साल मैंने लिया था, 1 साल में ही यदि ये खराब हो जाए तो ये सही, हमारे देश के लिए ये मुद्रा सही नहीं होगी। तो हमको कैसी मुद्रा का चयन करना चाहिए? जो टिकाऊ हो, जल्दी खराब ना हो। मूल्य स्थायित्व, अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है कि उसके मूल्य में उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि मुद्रा पदार्थ के मूल्यों में उच्चावचन होने पर मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होगा। तो जो मूल्य है मुद्रा का वो कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। 5वां है सामान्य स्वीकृति। मुद्रा ऐसी बनी होना चाहिए जिसे सभी लोग स्वीकार कर लें। इस प्रकार मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण भी होना चाहिए। इस तरह से ये आज आपका मुद्रा एवं बैंकिंग का पार्ट 1 हो गया है। मैं कोशिश करूंगी कि 1 आध दिन में कर दूं, क्योंकि आपके पास परीक्षा में बहुत कम समय है।
फिर भी मेरा निवेदन है आपसे कि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिए और इनका शॉर्ट में नोट बना लीजिए। क्योंकि आपको ये सब बातें मेरी जो मैं आपको कहानी या थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, यदि आप ये सुन लेंगे तो आप परीक्षा में अपने शब्दों में कुछ ना कुछ अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। थैंक यू।